Student, you are watching SVC tutorial. Today's topic is mathematical tools. हम आज मैथमेटिकल टूल के बारे में बात करेंगे. बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाए होंगे. उसमें आप बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस किए होंगे. आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को आसान करने की उस तरीके को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम आने वाले फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को आसान कर पाएँ. बच्चों, सबसे पहले हम अपने मैथमेटिकल टूल्स की इम्पोर्टेंस को समझेंगे. अगर मैं आपसे पूछूं कि टूल्स का आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो आप कहेंगे कि टूल के हेल्प से हम अपने किसी फिजिकल वर्क को आसान और कम समय में कर लेते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज़ द राइट आंसर. एंड mathematical tools are similar as the tools which are used in our physical work. हम यहाँ उन सारे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में सीखेंगे जो हमारे फिजिक्स के अंदर हमारे काम को आसान और कम टाइम के अंदर बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर देंगे. बच्चों, आप सबने इन मैथमेटिकल टूल्स जो आपके सामने अब यूज़ होंगे, जिनको आज हम स्टडी करेंगे, उसमें से बहुत सारे टूल ऐसे हैं जिनको कि आप पहले से जानते हैं, उनके बारे में एक बेसिक आइडिया है. कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको आपने अभी पढ़ा नहीं है, जिनको आप अपने आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. तो हम यहाँ उन सभी टूल्स को एक सीक्वेंस में हमने ऑर्गेनाइज़ किया है और एक एक करके उन सभी टूल्स को आज सीखेंगे. बच्चों, जो पहला टूल है दैट इज़ नोन एज अलजेब्रा. द सेकेंड इज़ मेंसुरेशन. द थर्ड वन इज़ trigonometry, the fourth one is graph, the fifth one is logarithm, the sixth one is differentiation, and the last one is the integration. So today we will cover one by one all the topics. The first topic is algebra. Students, in the last classes you have studied algebra from 6 to 8 and 9, 10th you have studied algebra. So I think you all are aware about the common identities which you have used in your last classes. इसमें जो आइडेंटिटीज़ हैं, इन सभी आइडेंटिटीज़ का आपने कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल किया होगा. a प्लस बी होल स्क्वायर बहुत ही कॉमन आइडेंटिटी है और मैं समझता हूँ आप सभी इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे. अगर आपको इन आइडेंटिटीज़ में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल रिप्लाई योर कमेंट एंड आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट. सो ये सभी आइडेंटिटीज़ आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है बार बार. जितनी बार आप लिखेंगे उतने अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आंख बंद करके लर्न नहीं करना है, समझ करके लर्न करना है. क्योंकि एक बार जब आप इनकी ट्रिक को समझ जाएंगे तो बड़े ही आसान तरीके से आप इसे कर पाएंगे. मैं इसमें से किसी एक आइडेंटिटी को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे a प्लस बी होल क्यूब. सो हाउ कैन यू फाइंड सी a प्लस बी होल क्यूब? सो लेट मी एक्सप्लेन how you get the identities a plus b whole cube. See, you are aware about a plus b whole square, a plus b whole square, and you, after multiplying a plus b with the same, you can get a plus b whole cube. So what we will do, first of all we will write the value of a plus b whole square, that is a square plus 2ab plus b square. After this we will multiply with a plus b. So what we will have, जब हम इसे a से मल्टीप्लाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई द एंटायर ब्रैकेट विथ a एंड वी विल गेट a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर. आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई बाई b टू द एंटायर ब्रैकेट एंड वी विल गेट a स्क्वायर b प्लस 2a b स्क्वायर प्लस b क्यूब. After arranging the term, you will get, when you will arrange the term, you will get a cube plus b cube. We will arrange in the higher power. Alright, plus see 2a square b and a square b. So it will be 3a square b plus again ab square 2ab square. It will be again 3 a b square. So what will happen finally it will be a cube plus b cube plus you will have common as 3ab
So after taking common, you will have the first a plus in the second place you will have b, and what the value of this, the left hand side you will have a plus b होल क्यूब. सो इस तरह से आपने a प्लस बी होल क्यूब को समझा कि a प्लस बी होल क्यूब को कैसे निकालेंगे. ये बहुत ईजी है, आपको 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे लिख करके सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद हो जाएंगी. अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसे a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी हाउ मच, विल बी a प्लस बी होल क्यूब. ये इस साइड है और हम इसको छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे. व्हेन यू विल टेक दिस ऑन दिस साइड, व्हाट विल हैपन, द साइन विल बी चेंज एंड इट विल बी माइनस 3ab a plus b. So here you are seeing that a plus b is common again. So you will take a plus b as a common. After taking a plus b as a common, you will get in the first bracket, you will get a plus b whole square, a plus b whole square minus 3ab. So what is happening here, a plus b in the first bracket and in the second bracket you will write the expansion of a plus b whole square. So you are knowing that a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square minus 3ab. So what is happening, see, a square b square is okay, but minus 2ab and plus 3ab, after simplifying this term you will get minus ab only. So at last you will have your result in first bracket a plus b and in the second bracket you will have a square plus b square minus ab. So you may arrange the term, you may write a square minus ab plus b square also, and this is the value of a cube plus b cube. So this is the way by which you can write your all identities in a proper way. Without learning you may find out them, but अगर आपको अच्छे से याद हो जाएगा then what will happen, आपको आसानी रहेगी, you will not waste your time. तो आप सब इस आइडेंटिटीज़ को 2-3 बार लिखें और इसके प्रैक्टिस करें और आपको ये याद हो जाएगा. इनका यूज़ हमारे फिजिक्स में फ्रीक्वेंट होगा, तो जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. आपने देखा कि हमने इन दोनों आइडेंटिटीज़ को कैसे लिखा, फोर्थ आइडेंटिटीज़ एंड फोर्थ के बाद जो फोर्थ आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है इसको हमने कैसे निकाला. हमने इसको और एक एडवांस फॉर्म में सॉल्व कर दिया, हालांकि इन्होंने सिर्फ -3a प्लस b तक छोड़ा है. तो आप इन सभी कॉमन आइडेंटिटीज़ को प्रैक्टिस करेंगे. आपको जिसमें डाउट होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा. द सेकेंड पॉइंट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, आप सबने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. आपने वहाँ देखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, एंड द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे मेथड अपनाए हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी, जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकाल पाते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है. तो इनकी डिग्री 2 होती है इसलिए इनके सॉल्यूशंस भी 2 आते हैं, यानी इसके रूट 2 आते हैं, 2 रूट्स इसके होते हैं. तो इन 2 रूट्स को निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. कैसे हम करते हैं आइए से समझते हैं. जिस इक्वेशन का आपको रूट निकालना होगा उसका आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं. देखिए, दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड दिस इज योर गिवन इक्वेशन. सो फर्स्ट in the first step what you will do, you will compare. So after comparing you will get at the place of a in this equation, your equation is what, x square plus minus 5x plus 6 is equal to 0. This is the given equation. Why I have changed? I have made this equation in the similar pattern as the standard equation is given. Alright? So हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह लिख लिया और अब हम इसे कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने पे आप क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी है, 1 है, एंड b की वैल्यू है -5 एंड c की वैल्यू है 6.
तो सबसे पहला काम स्टूडेंट आपका ये होगा कि आप इनको कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को आप अपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपका इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. So after putting the values and after simplifying you will get the two values, that is 6/2 and 4/2. तो आप इस तरह से दो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे। अब आपको इसमें इनको सिंप्लीफाई करने में मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, इस बेसिस पर हम क्या करेंगे, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं एंड आई हैव अरेंज एज ए एक्सरसाइज 0.1 देयर आर 4 क्वेश्चंस, सो यू प्लीज़ ट्राई ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द बायनोमियल थ्योरम। जो मैथ के बच्चे हैं, जिनको मैथ्स पढ़ना है या जो मैथ पढ़ते हैं, वो सब इस बायनोमियल थ्योरम के बारे में जानते होंगे। ये एक मैथ का चैप्टर है जिसको आप 11th में पढ़ेंगे। बायनोमियल थ्योरम क्या है, जैसे कि आपने कॉमन आइडेंटिटीज़ देखा, कॉमन आइडेंटिटीज़ में 2 टर्म थे और उनकी डिग्री 2 या 3 थी, पर यहाँ पर उसकी डिग्री क्या है, n है। हमारे सामने इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम फिजिक्स में आएंगे जिसमें 2 टर्म होंगे और उनकी डिग्री क्या होगी, वो एक नेगेटिव इंटीजर हो सकती है या वो एक फ्रैक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो उसका हम एक्सपेंशन करते हैं। तो उसका जो एक्चुअल फॉर्म है वो कैसे है, वो आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। 1 + x⁴n इज इक्वल टू, जब इसको एक्सपेंड किया जाता है, जैसे आपने a + b का होल स्क्वायर किया था तो उसकी वैल्यू आई थी, ऐसे ही इसका जब nth टर्म में इसका एक्सपेंशन होता है तो क्या आता है, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म nx, थर्ड टर्म n-1/2 2x², द थर्ड टर्म n-2/2 थी 3x³ प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। हमें मैथ में इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि इस टर्म का एक्सपेंशन क्या है और इसको जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे फिजिक्स में तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो हमें ये याद रखना है थ्योरम, और जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे हम इसका यूज़ करेंगे। द बायनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर, जो आपने पहला देखा वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी था, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या है, ये देखिए, x + a⁴n, इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे, इसके पहले वाले में आपका क्या था, x तो था लेकिन a की जगह पे 1 था, तो 1 था तो वो एक्सपेंशन कुछ और आया था। यहाँ पर x है और साथ में a है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, फर्स्ट टर्म विल बी x⁴n, द सेकेंड टर्म n x⁻n-1/1 इंटू a प्लस n-1/2 x⁻n-1 x² plus dot dot and so on. The last term will be free from x, that is it will be a⁴n. मुझे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने दीजिए आपको कि ये टर्म कैसे आपको लिखना है। देखिए, इसको लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये इक्वेशन आपके सामने कैसे है, x + a⁴n, ऐसे हमें फिजिक्स में कुछ एक्सप्रेशंस मिलेंगे जिनको कि हमें बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से एक्सपेंड करना होगा। तो इसका एक्सपेंशन कैसे है, इसमें जो पहला टर्म है दैट इज़ x⁴n, और इसमें e की जो पावर होती है वो होती है 0। आपको पता है कि किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए इसको लिखा नहीं गया। ऑलराइट, द सेकेंड टर्म विल बी, अब यहाँ से क्या होगा, आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि x की जो वैल्यू है, जो x की जो डिग्री है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और a की डिग्री धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, आपने देखा था कि जो फर्स्ट टर्म है इसमें x की डिग्री कितनी है, n है, और a की डिग्री 0 है। दूसरा जो टर्म आएगा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें डिग्री जो पावर है वो आ जाएगा n, x की पावर हो जाएगी n और उसमें से एक कम अपॉन फैक्टोरियल 1। ये फैक्टोरियल 1 एक नया टर्म है जो बायो वाले लोगों के लिए बिल्कुल नया है, लेकिन मैथ्स वाले इसे बायनोमियल थ्योरम में समझेंगे। एंड हेयर a द डिग्री विल बी 1, तो 1 हम लिखें या ना लिखें। फिर नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, n-1, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू a⁴2। आपको ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से ये टर्म हमारे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और इस तरह से बढ़ते 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 जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, n-n। x का जो टर्म है वो n-n आ जाएगा, तो n-n वाले टर्म में 0 वैल्यू आ जाएगी तो उसे 1 लिखा जाता है, इसलिए लास्ट जो टर्म होगा दैट विल बी a⁴n। ये आपको याद रखना है। अगर आप इसे समझ गए सीक्वेंस को तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं समझ गए तो आपको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसको फिर से आपको ट्रिक बताएंगे अच्छे से लर्न करने के लिए। ओके, जब हम बायनोमियल थ्योरम को समझ गए तो इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, हम इस पे एक एग्जांपल देखेंगे और इस एग्जांपल के हेल्प से इसे समझने की कोशिश करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, एक्सपेंड 1 + x to the power -2। तो इसे हमें एक्सपेंड करना है। क्या करेंगे, द फर्स्ट we will use the first one, and the first one is what, the first one is c 1 + nx + n -1 upon factorial 2x square plus n minus 2 factorial 3 upon factorial 3 into x cube। so we will use this one। देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहला टर्म आपका हो गया 1, the second term nx, so nx, the third one is n minus 1 n minus 1 and factorial 2 x square। The next one is n minus 1 n minus 2 x cube upon factorial 3 plus dot dot and so on। so हमने इन सारे टर्म्स को लिखा है और इसके बाद क्या किया गया है, इन्हें अरेंज किया गया है। देखिए अब अरेंज करने पर कैसी वैल्यू आई है, फर्स्ट टर्म विल बी 1 and the second term will be, after simplifying it, will be -2x plus the third term will be c -2 and -2 and -1 will be -3। so in numerator of the third term you will have -2 and -3 which will be +6 upon factorial 2 into x square। similarly after the simplifying, -2 -3 and -4, in the fourth term you are having -2 -3 -4। so -4 and -3 will be multiplied and it will be -12, +12, and when you multiply with -2 you will get -24। so -24 upon 3 एंड एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। अब क्या किया गया, यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यूज़ को रखा गया है। मैं आपको बता दूँ फैक्टोरियल की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है कि आप इसमें से एक कम करते जाइए, 3 × 2 × 1, तो क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 6। इसी तरह से अगर आपको फैक्टोरियल 2 कहा जाए तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, एक एक आपको उसमें से कम करते जाना है। अगर आपको फैक्टोरियल 4 कहा जाएगा तो फैक्टोरियल 4 का मतलब समझना है 4 × 3 × 2 × 1। सो इस तरह से जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक कम करके आपको सबको मल्टीप्लाई करना है, ये फैक्टोरियल होता है। ये सारे टर्म्स मैथ वाले स्टूडेंट डिटेल में पढ़ेंगे अपने मैथ्स के चैप्टर में, हमें सिर्फ इनका एक ओवरव्यू जानना है कि ये क्या है और कैसे हम इनका यूज़ करेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसे दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सी हमारे सामने क्वेश्चन है, इवैल्यूएट √37 करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आएगा फिजिक्स में, कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए √37 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 36 + 1 to the power 1/2। आपको पता है रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 है, तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको 1 + x to the power n के फॉर्म में कर दिया गया। और 1 + x to the power n के फॉर्म में जैसे इसको किया गया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ पर 36 को कॉमन कर लिया गया है। देखिए इसमें से 36 को बाहर निकाल दिया गया है, तो 36 को बाहर निकालने से 36 यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ पर उसका डिवीज़न हो गया, तो 1/36 to the power 1/2। अब इसमें 36 की वैल्यू होती है 6, उसे बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक से 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर वो 6 होगा। 36 की वैल्यू यहाँ पर वो 6, ये जो है 36 का जो रूट लिया गया है, ये वाली वैल्यू जो है वो 6 होगी, क्योंकि आपको पता है कि 36 का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाता है 1/2 और आप 36 को लिखते हैं 6 का स्क्वायर, देन इट विल बी 1/2 एंड फाइनली यू विल गेट योर वैल्यू 6 ओनली। तो 36 की वैल्यू जो है वो 6 होगी, यहाँ पर इन्होंने 5 लिखा है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो 1/36 को तो डेसिमल के प्लेसेस पे 0.280 आ जाएगा। अब ये आपका एग्जैक्टली 1 + x to the power n के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब आपको वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया। आप भी इसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम लगेगी तो आप हमें बताइएगा। हमें इन क्वेश्चंस को बनाना नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे। अब बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करने के बाद पहले मैं आपको ये बता दूं कि बायनोमियल थ्योरम का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे। देखिए जब हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे, 11th में हमें ग्रेविटेशन चैप्टर है जिसके अंदर हम अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं या अर्थ के सरफेस से नीचे आते हैं तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस को निकालते समय जो डेरिवेशन हम करते हैं उसमें हम बायनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे कि इन बायनोमियल थ्योरम का यूज़ वहाँ पर किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है इस मैथमेटिकल टूल में वो है हमारा मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन को आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में यानी 10th में, 9th में, 8th में, 7th में सभी क्लासेस में आपने पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये सारा टॉपिक आपको याद होगा। अगर आप भूल गए होंगे तो आप इसे फिर से रिकॉल कर लेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज सर्कल। सर्कल के बारे में आप जानते हैं कि सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है, जिसको कि अगर आप उसके डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बी पाई डी स्क्वायर बाई 4। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, डायमीटर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा। इसी तरह से स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर के सरफेस एरिया, ये सब कुछ आप जानते हैं। आपको एक बार इन्हें रिकॉल करना है। राइट सिलेंडर सर्कुलर कोन, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, इसका वॉल्यूम, इसकी सरफेस, लैटरल सरफेस एरिया, इसकी टोटल सरफेस एरिया, आपको इन सभी को मेमोराइज करना है एंड इन्हें अच्छे से लर्न करना है। बहुत जगह ऐसे हमें केसेस मिलेंगे जहाँ पर हमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें उसकी एरिया निकालनी होगी। तो एरिया निकालते समय उसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो उस सिचुएशन में हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक एक करके इन सारे फार्मूलों को लर्न कर लेना। जैसे आपने कॉमन आइडेंटिटीज़ को लर्न करा था, एग्जैक्टली आपको इन्हें भी लर्न करना है। अगर आपको इनको लर्न करने में या इनको समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको इसकी ट्रिक देंगे या इसको याद करने का और बेहतर तरीका समझाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट, आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप राइट एंगल ट्रायंगल की साइड एंड एंगल के बीच रिलेशन को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, आपने इसमें पढ़ा है, जितने मैथ वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री को 11th में भी पढ़ेंगे और उन्होंने 10th में भी पढ़ा है। इसमें सबसे पहले हमें एंगल को समझना होता है कि एंगल क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंगल क्या होता है तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एंगल क्या होता है, किसी भी दो लाइन या दो प्लेन के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है। जैसे यहाँ पर OX एंड OA जो दो लाइन है वो एक दूसरे से कुछ इंक्लाइंड है, उनका कुछ इंक्लिनेशन है, कुछ झुकाव है, तो इसी झुकाव को कहा जाता है एंगल। दिस इज नोन एज एन एंगल। तो ये एंगल को सबसे पहले आपने डिफाइन करना कि एंगल क्या होता है। एंगल पॉजिटिव भी होता है, एंगल नेगेटिव भी होता है। आपने देखा होगा कि एंगल आप जब डी मेज़र करते हैं, डी का जब आप यूज़ करते हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में ज्योमेट्री में यूज़ किया था, तो यहाँ भी ज़ीरो होता है, यहाँ पर भी ज़ीरो होता है, यहाँ पर भी 30 डिग्री होता है और यहाँ पर भी 30 डिग्री होता है। तो आपने शायद कभी सोचा होगा या नहीं होगा कि ये क्यों दिया है दोनों तरफ। वो इसलिए दिया है कि एक तरफ जब हम एंगल को मेज़र करते हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और जब दूसरी तरफ से मेज़र करते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है। ये सारी चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंगल कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होता है। ये चीज़ हम थोड़ा यहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एंगल को मेज़र करने के दो सिस्टम है। पहला सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सर्कुलर सिस्टम। सो एक एक करके हम इस सिस्टम को समझते हैं। सेक्सागेसिमल सिस्टम इज व्हाट, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 90 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये वो सिस्टम है जिसके अंदर एंगल को एक दूसरे से इस तरह से रिलेट किया जाता है। आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे आपने पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये एक सिस्टम है जिसमें लेंथ को आप मेज़र करते हैं। उसी तरह से ये एक सिस्टम है जिसमें एंगल को मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। इन सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब कितना हुआ, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप राइट एंगल में लिखेंगे तो 2 राइट एंगल होंगे। अब आप इन्हें रिलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 राइट एंगल। ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 1 राइट एंगल हो जाएगा 2 राइट एंगल की जगह पे, और ये पाई की जगह पर पाई बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। जब उस साइड जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। ऑलराइट, चलिए इस रेडियन एंगल को हम समझते हैं। रेडियन एंगल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा या आप नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पर हम एक इसका छोटा सा व्यू समझ लेते हैं। जो रेडियन एंगल होता है, ये रेडियन एंगल बनता कैसे है, जैसे ये सर्कल आपके सामने दिखाई दे रहा है। सर्कल के ऊपर आपने एक छोटा सा आर्क लिया है, जिस आर्क को आपने AB पॉइंट से डिनोट किया है। इस AB पॉइंट AB जो आर्क है वो सेंटर O पर एक एंगल बना रहा है जिसे आपने थीटा से इंडिकेट किया है। तो इस एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क AB अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें अपने रेडियन सिस्टम में फॉर्मूलों को एंगल को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये रेडियस आर के बराबर हो जाए, इस केस में आपने देखा है कि थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। L इज व्हाट, L इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ L इज इक्वल टू R तो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 1।
और वन क्या, ये वो हो गया 1 रेडियन, क्योंकि आपको बताया गया है कि सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। तो यहाँ पर रेडियन को कैसे डिफाइन किया जाएगा, रेडियन को डिफाइन ऐसे किया जाएगा कि 1 रेडियन इज द एंगल, यहाँ पर कैसे डिफाइन किया, 1 रेडियन इज द एंगल विच इज सब्सक्राइब्ड बाई अ सर्कल which is subscribed by a arc, which is subscribed by a arc of length equal to the radius of the circle। यानी ये वो एक आर्क जो सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड कर रही है और वो उस आर्क की लेंथ कितनी है, उसकी रेडियस के बराबर। अगर उसकी रेडियस के बराबर इसकी लेंथ होगी तो वो जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, वही होता है हमारा 1 रेडियन। तो आप इस तरह से 1 रेडियन को समझ सकते हैं। हालांकि 1 रेडियन क्या होता है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक कंप्लीट सर्कल, जब एक ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगी तो वो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, ये निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू जो कंप्लीट सर्कल होता है, यानी यहाँ से चला और वहीं आ गया तो वो सरकमफ्रेंस होता है, यानी लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है वो उसका सरकमफ्रेंस होता है जो 2πr होता है, और अपॉन आर जब इसे सिंप्लीफाई किया जाता है तो ये कितनी आ जाती है वैल्यू, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन। तो एक पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो होता है 360 डिग्री, तो इसे डिग्री में 360 लिख दिया गया, और जब रेडियन में से कन्वर्ट किया गया तो ये 2π आ गया। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2π आ गया। अब यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाल दी गई, तो 1 रेडियन की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, 360/2π, यानी इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 180/π डिग्री में इसे लिखा जाता है। और जब पाई की वैल्यू रख करके इसे सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो आती है 57.27 डिग्री। यानी आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जिसमें रेडियन को डिग्री के अंदर पूछा जा रहा है तो आपको इसे ध्यान रखना है कि ये वैल्यू आती है। ये ईजी है, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंसियरली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े आराम से इसे समझ पाएंगे। स्टूडेंट, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पर इसके बारे में बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब क्या होते हैं और इनको कैसे निकाला जाता है, ये सब आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा। अगर आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप इसे एक बार रिकॉल कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई टाइम नहीं देने वाला हूँ। ओके, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ये सब आप जानते हैं। कोसेक और सेक, कोसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। सेक एंड कॉस एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। कॉट और टैन एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। और इनके बीच में कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने अपने 10th में पढ़ा था। जैसे पहली आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह आइडेंटिटी आपने पढ़ा था। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारी आइडेंटिटीज आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, इसलिए मुझे यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं लग रही है। तो आप इन सारी आइडेंटिटीज़ को एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। यहाँ पर हमें एक और बात समझनी है कि एंगल जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वाड्रेंट आता है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इसलिए इसे यूज़ करते हैं ए से। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इन सभी को याद करने का एक आसान सा तरीका है ASTC, जिसको कुछ लोग अलग अलग नाम से ऐड शुगर टू कॉफ़ी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी आपको इजी लगे आप इसे याद कर लें ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को लर्न करा होगा, वो वैल्यूज़ यहाँ पर भी ज़रूरी हैं और आपको चाहिए कि आप उन्हें फिर से रिकॉल कर लें। ऑलराइट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 and 180 is not so necessary, but up to the 90 degree you have to learn all the identities। यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिया गया है, साइन, कॉस, टैन। एंड आप सभी को जानते हैं कि साइन का जब उल्टा कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं तो कोसेक आ जाता है, कॉस का करते हैं तो सेक आ जाता है, और टैन का करते हैं तो कॉट आ जाता है। तो इस तरह से आप सभी आइडेंटिटीज़ को निकाल पाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के अलावा माइनस थीटा के भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत बार आएंगे और इनके हेल्प से हम 11th 12th हर जगह मुश्किल में पड़ जाते हैं। जब तक ये हमें अच्छे से नहीं आते हैं तब तक ये हमें मुश्किल में डाल देते हैं, तो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइनस थीटा जब भी कहा जाएगा तो माइनस थीटा इसकी ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम आपको किसी दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर देंगे।
अगर आपको वो ट्रिक समझनी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। छोटा सा ट्रिक है जिसको 2 मिनट में एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास टाइम कम है, काफ़ी सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करनी है, इसलिए हम उस ट्रिक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो ये सारी आइडेंटिटीज़ कैसे करनी है लर्न, उसको आपको सोचना है, पर आपको लर्न करना है इनको। इनके हेल्प से आप वैल्यूज़ कैसे बताएंगे, जैसे देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आपने इसे स्प्लिट कर दिया 180 एंड 90 के टर्म में। आपको पता है कि साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस थीटा। आप देख लीजिए यहाँ पर अपने सीक्वेंस में साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू देख लीजिए क्या है आपके सामने, ये साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा, इसी का यूज़ यहाँ पे किया गया है। तो साइन 180 प्लस थीटा की जब वैल्यू यहाँ पे रखी गई है तो ये माइनस थीटा आ गया है, और माइनस थीटा दैट इज थीटा इज 90 डिग्री, तो माइनस 90 साइन माइनस 90 आ गया जिसकी वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से आपने इन वैल्यूज़, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो वैल्यूज़ है, उन वैल्यूज़ के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक किसी भी वैल्यू को जो आपको अच्छे से याद नहीं है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में नहीं है, आप बाकी किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं हमको मिलते हैं और वो हमें परेशान भी करते हैं, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट, हमारा जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट वो है सम इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कैसे हैं, ये 11th के स्टूडेंट अपने मैथ्स की क्लास में पढ़ेंगे, पर बायो वाले इसे नहीं पढ़ेंगे, पर उन्हें ध्यान रखना है इसमें से सिर्फ कुछ को, जैसे जो प्लस वाली हैं, जैसे साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस का क्या होता है, कॉस की केस में ये थोड़ा उल्टा होता है, कॉस के दोनों एक साथ रहते हैं और माइनस साइन के दोनों एक साथ रहते हैं। ये ध्यान रखना, जब साइन का प्लस होता है यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस होता है, और जब कॉस का यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है, जब साइन का माइनस रखेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, और सब कुछ वैसे ही होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस का जब करेंगे माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साइन और कॉस के सिर्फ प्लस को याद रखना है, तो आप उनके माइनस को आसानी से निकाल पाएंगे। इसी तरह से आप साइन 2a को निकाल सकते हैं, कॉस 2a टैन 2a। तो इस 2a को आप इसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आपको कोई एक आइडेंटिटी याद है तो आप उसके हेल्प से बाकी को निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी देखा कि साइन ए, आपने देखा कि साइन a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर अगर b को आप a से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी साइन a प्लस ए इज इक्वल टू, ये सारे के सारे a हो जाएंगे क्योंकि आपने b को a से रिप्लेस किया, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो साइन a इंटू कॉस ए, साइन a इंटू कॉस ए, मतलब एक ही चीज़ हो जाएगी। तो आप इसको ट्वाइस लिख सकते हैं, जैसे ये भी x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए आ जाएगा, और अब ये a और a मिलकर के क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए। तो स्टूडेंट्स आप सबको ये ट्रिक समझनी है, और इससे एकदम आंख बंद करके याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप एफर्ट डालेंगे तो सारी आइडेंटिटीज़ को आप लर्न कर पाएंगे। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपको ये नहीं आते रहेंगे तो आप वो न्यूमेरिकल आपको छोड़ना पड़ेगा, और आपको पता है न्यूमेरिकल के कितने वेटेज होते हैं। अगर आपने सही कर दिया तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। थियरी में आपको कहीं ना कुछ मार्क्स की कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में पूरी तरह से वो मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये सारी आइडेंटिटीज़ जो आपके स्क्रीन पे इस समय डिस्प्ले हो रही है, इनको समझना है। अगर आप इनको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम आपको डेफिनेटली इसको याद करने का और बेहतर से बेहतर तरीका समझाएंगे।